Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to start chapter 9 of Specific Relief Act 1877. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 9 is included in part 3 of this act and it deals with the topic of preventive relief. अब ये प्रिवेंटिव रिलीफ क्या है? नाम से ही जाहिर है प्रिवेंट करना यानी कि रोकना, किसी को रोकने का रिलीफ। जब आप कोर्ट से किसी को किसी काम से रोकने की रेमेडी सीख करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव रिलीफ। अब ये जो प्रिवेंटिव रिलीफ है ये एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 52 के अंदर। सेक्शन 52 का अगर हम टाइटल देखें तो सेक्शन 52 का टाइटल कहता है प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, कि ये जो किसी को किसी काम से रोकने की रेमेडी आप सीख कर रहे हैं ये कैसे कोर्ट की तरफ से ग्रांट की जाती है। सो सेक्शन स्टेट्स दैट प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ पर पहली लाइन में ही लिखा है दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कि ये जो प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांट किया जाता है ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स है। जैसे अभी तक हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जितने भी सेक्शंस पढ़ते आए हैं उसमें सब में यही बताया गया है कि ये जो रेमेडीज कोर्ट की तरफ से दी जाती हैं ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी रिलीफ्स हैं। अगर तो कोर्ट को लगता है कि रिलीफ ग्रांट करना चाहिए केस के मेरिट्स को देख के तो वो रिलीफ ग्रांट कर सकता है। फिर यही सेक्शन 52 कहता है कि ये जो प्रिवेंटिव रिलीफ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट पे ग्रांट किया जाता है ये इंजंक्शंस के थ्रू ग्रांट किया जाता है। अब वो इंजंक्शंस जो हैं वो टेम्परेरी भी हो सकती हैं और परमानेंट या परपेचुअल भी हो सकती हैं, यानी कि आर्जी तौर पर भी, टेम्परेरी कुछ अरसे के लिए और परमानेंट हमेशा के लिए। अब इंजंक्शंस के थ्रू जब हमने कहा कि ये प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांट किया जाता है तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इंजंक्शंस क्या है। अगर आपको याद हो तो इंजंक्शंस पे हमने एक डिटेल में वीडियो पढ़ी थी जिसमें हमने इंजंक्शंस और उसकी काइंड को डिस्कस किया था। इंजंक्शंस को उर्दू में हम कहते हैं हुक्म इम्तनाई, जो सिविल प्रैक्टिस में जो वर्ड यूज होता है वो हुक्म इम्तनाई है। अब इंजंक्शंस का मतलब क्या है? टू डू और नॉट टू डू। इसमें दो ही बातें हैं, या तो कोर्ट किसी को किसी काम के करने का ऑर्डर देती है या किसी काम से रोकने का ऑर्डर दे रही है, किसी काम की करने का या रोकने का। अब ये जो इंजंक्शंस है इसको हम अपनी सिविल प्रैक्टिस के अंदर कहते हैं स्टे ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं ना कोर्ट से स्टे ले लेना। अब ये जो स्टे ऑर्डर है ये आर्जी भी है और ये दवामी भी है। अब हमने डिस्कस करना है कि आर्जी हुक्म इम्तनाई क्या है और परमानेंट क्या है। सो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ आर्जी हुक्म इम्तनाई को डिस्कस करेंगे। सो टेम्पररी इंजंक्शंस इज एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 53। सेक्शन 53 बताता है कि टेम्पररी इंजंक्शंस क्या हैं और ये कैसे ग्रांट की जाती हैं। सो सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग टेम्पररी इंजंक्शंस आर सच एज आर टू कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफाइड टाइम। जैसे हमने कहा ना कि आर्जी हुक्म इम्तनाई कुछ अरसे के लिए, तो इस सेक्शन में भी बता दिया गया है कि जो टेम्पररी इंजंक्शंस ग्रांट की जाती हैं वो किसी खास अरसे के लिए ग्रांट की जाती हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ग्रांट की जाती हैं और अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट का जो नेक्स्ट ऑर्डर है जब तक वो नहीं आता उस वक्त तक ये जो टेम्पररी इंजंक्शंस है ये इंटैक्ट रहती हैं। फिर फर्दर बताया है दे मे बी ग्रांटेड एट एनी पीरियड ऑफ द सूट, कि ये जो टेम्पररी इंजंक्शंस हैं ये सूट फाइल करने के किसी भी स्टेज पर आपको ग्रांट की जा सकती हैं। मीन्स टू से कि ड्यूरिंग दी सूट अगर किसी भी टाइम आपको ये फील होता है, किसी पार्टी को ये फील होता है दैट अदर पर्सन इज वायलेटिंग हिज राइट, कोई बंदा आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, राइट्स को वायलेट कर रहा है, देन यू कैन सीक टेम्पररी इंजंक्शंस फ्रॉम द कोर्ट। फिर आप कोर्ट के अंदर टेम्पररी इंजंक्शंस जो हैं वो कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं, कोर्ट से क्लेम कर सकते हैं। फिर आगे लिखा है
एंड आर रेगुलेटेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 कि ये जो टेम्परेरी इंजंक्शंस ग्रांट की जाती हैं ये सीपीसी के अंडर ग्रांट की जाती हैं। अब अगर आपको याद हो तो जब हमने लॉ गेट के लेक्चर्स पढ़े थे तो हमने ऑर्डर 39 को डिटेल में डिस्कस किया था और हमने कहा था कि ऑर्डर 39 के रूल 1 और रूल 2 के अंदर टेम्परेरी इंजंक्शंस जो हैं वो कोर्ट ग्रांट करती है। सो जब कभी भी आपने कोर्ट के अंदर अपना कोई भी सूट फाइल किया है तो सूट फाइल करने के साथ आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करते हो कि जब तक सूट डिसाइड नहीं हो जाता तब तक आपको टेम्परेरी इंजंक्शंस ग्रांट किया जाए। अब ये जो एप्लीकेशन आप फाइल करते हो ये ऑर्डर 39 के अंडर फाइल करते हो और इस एप्लीकेशन के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। इसमें 3 बातें होती हैं इस एप्लीकेशन के अंदर जो आपने कोर्ट में साबित करनी है। सबसे पहली बात, प्राइमा फेसाई गुड कॉज, यानी कि एट द फर्स्ट साइड बात ये नज़र में ये मुकदमा किसके फेवर में जा रहा है, मेरिट्स ऑफ द केस को देखते हुए आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो केस है, ये जो दावा है ये स्ट्रॉन्ग है और सॉलिड वजूहात की बिना पर आपने ये सूट फाइल किया, ये टोटली आपके फेवर में जो है वो बनता है। ये केस आपको नुकसान हो रहा है, आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं। प्लेंटिफ ने अपने मेरिट्स ऑफ द केस को फुली तौर पर जो है वो प्रूव करना होता है, यानी कि फैक्ट्स ऑफ द केस फुली आपको सपोर्ट कर रहे हो। सेकंड चीज, इररिपेयरेबल लॉस। अब इसका क्या मतलब है इररिपेयरेबल लॉस का, यानी कि प्लेंटिफ कोर्ट से जब टेम्परेरी इंजंक्शन सीक कर रहा है तो वो कोर्ट से ये डिमांड करता है कि अगर तो टेम्परेरी इंजंक्शंस ग्रांट ना हुई तो मुझे नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, यानी कि ऐसा नुकसान जिसकी तलाफी नहीं हो सकती, जिसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। जब प्लेंटिफ को कंपनसेट ही नहीं किया जाएगा, जब वो ये चीज़ कोर्ट में प्रूव कर देगा तो फिर कोर्ट केस के फैक्ट्स को देखते हुए, मेरिट्स को देखते हुए आपको टेम्परेरी इंजंक्शंस ग्रांट कर देगी। फिर तीसरी बात, बैलेंस ऑफ द कन्वीनियंस। अब इसका क्या मतलब है, बैलेंस ऑफ द लॉस, यानी कि आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, कोर्ट ने ये देखना है कि अगर तो टेम्परेरी इंजंक्शंस ग्रांट नहीं होती तो ज़्यादा नुकसान किसको होगा, प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को, या फिर अगर टेम्परेरी इंजंक्शंस ग्रांट होती है तो इसमें बेनिफिट किसका है, प्लेंटिफ का या डिफेंडेंट का। तो इस सूरत में बैलेंस ऑफ द लॉस और प्रॉफिट को देखते हुए टेम्परेरी इंजंक्शंस कोर्ट ग्रांट करती है या नहीं करती, दैट टोटली इट्स डिस्क्रिशन। क्योंकि हमने ऊपर कहा कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स है तो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज़ करते हुए वो टेम्परेरी इंजंक्शंस ग्रांट करेगी। हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर इन 3 चीज़ों को प्रूफ करना होता है कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ के राइट्स को वायलेट कर रहा है। अब ये जो टेम्परेरी इंजंक्शंस ग्रांट की जाती हैं ये कितने अरसे के लिए ग्रांट की जाती हैं ये अब हम डिस्कस करेंगे। जब आपने कोर्ट के अंदर टेम्परेरी इंजंक्शंस की एप्लीकेशन फाइल की है, आरजी हुक्म इम्तनाई की आपने एप्लीकेशन फाइल की है, तो उस वक्त जब प्लेंटिफ ने ये एप्लीकेशन फाइल कर दी तो उस वक्त एक एड इंटरम इंजंक्शन पास किया जाता है इस टेम्परेरी इंजंक्शन में, और वो जो एड इंटरम इंजंक्शन है वो कितने दिनों के लिए होता है, वो 14 डेज के लिए होता है, जो इसका ड्यूरेशन है टेम्परेरी इंजंक्शंस का। अब जब प्लेंटिफ ने ये एप्लीकेशन फाइल कर दी उसके बाद सेकंड पार्टी को नोटिस जाएगा कि आपके अगेंस्ट इस बंदे की तरफ से सूट फाइल कर दिया गया है। तो जैसे ही डिफेंडेंट को, ऑपोजिट पार्टी को इस नोटिस के बारे में पता चलता है तो फिर अब 2 ही बातें, या तो कोर्ट में आकर वो इसका जवाब देगा या तो वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता। तो अगर तो डिफेंडेंट कोर्ट में हाजिर नहीं होता फिर तो ये जो टेम्परेरी इंजंक्शन 14 डेज का ये मजीद एक्सटेंड कर दिया जाता है। लेकिन जब डिफेंडेंट कोर्ट के अंदर आता है और कोर्ट के अंदर आकर ये कहता है कि वो नेक्स्ट डेट पर इसका जवाब देगा, इस टेम्परेरी इंजंक्शन की रेप्लिकेशन फाइल करेगा, इसके जवाब में वो अपना केस प्रूव करेगा, और जब डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट में आकर अपना जवाब जमा करवा देता है, रेप्लिकेशन सबमिट कर देता है, तो फिर दोनों पार्टीज को सुनने के बाद केस के मेरिट्स को देखते हुए कोर्ट जो टेम्परेरी इंजंक्शंस का ऑर्डर पास करती है वो 6 मंथ्स के लिए करती है। 6 महीने के लिए ये आर्जी हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाता है। फिर अब अगर कोई बंदा जिसके अगेंस्ट ये टेम्परेरी इंजंक्शंस ग्रांट हुई हैं, यानी कि डिफेंडेंट अगर वो कोर्ट के इस फैसले की वायलेशन करता है, अगर वो कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानता, तो फिर क्या होगा। उसको क्या क्या पनिशमेंट दी जाएगी। सबसे पहली बात को उसको 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। उसके बावजूद अगर टेम्परेरी इंजंक्शंस की वायलेशन को कंटिन्यू कर रहा है तो फिर कोर्ट क्या करेगी, वो 1 साल के लिए उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी।
अगर प्रॉपर्टी अटैच होने के बाद भी ये वायलेशन कंटिन्यू है तो कोर्ट ने जो उसकी प्रॉपर्टी अटैच की थी, अब कोर्ट उसकी उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देगी, वो उसको बेच देगी। और प्रॉपर्टी बेचने के बाद उससे जो पैसे वसूल होंगे उससे कोर्ट क्या करेगी, सबसे पहले तो जो प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है उन पैसों से वो प्लेंटिफ को कंपनसेट करेगी। कंपनसेट करने के बाद बाकी जो पैसे बच जाएंगे, रेस्ट ऑफ द मनी जो है वो डिफेंडेंट को वापस कर दी जाएगी। अब ये सारी बातें हमें कहाँ बताई गई हैं, ऑर्डर 39 के अंडर। सो अभी तक हमने सेक्शन 53 के अंदर क्या चीज डिस्कस की है कि टेम्पररी इंजंक्शंस जो हैं वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ग्रांट की जाती हैं, वो किसी भी स्टेज ऑफ सूट पर ग्रांट हो सकती हैं। अगर पार्टी ये फील करती है कि उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो कोर्ट से ये रेमेडी सीक कर सकती है। फिर हमने कहा कि इसको सीपीसी 1908 के अंडर रेगुलेट किया जाता है और ऑर्डर 39 के अंदर ये टेम्पररी इंजंक्शन पास की जाती हैं। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 53 और 52 के ऊपर। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।